तो स्टूडेंट्स आज शुरू कर रहे हैं हम एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ बेसिकली इज एन अनदर मेथड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। एक मेथड आपने अभी स्टडी किया है बायोट-सैविट्स लॉ। बायोट-सैविट्स लॉ की मदद से आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है एट द वेरियस पॉइंट ड्यू टू द वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर्स और वेरियस करंट कैरिंग शेप्ड कंडक्टर्स, है ना। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, सर्कुलर लूप था। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक और मेथड से, एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ था, वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एम्पेयर सर्किटल लॉ है। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है? ये कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ वैक्यूम एट अ पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द लूप और इनक्लोज्ड इन एम्पेयर्स लूप। ठीक है, तो यानी कि मैथमेटिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, B डॉट dl here B is again a vector quantity, dl is also a vector quantity, जिनका इंटीग्रेशन करते हो ओवर अ क्लोज लाइन इंटीग्रल दैट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब इसको आपने याद रखना है कि यहां पे जो इंटीग्रेशन करनी है अलोंग लेंथ करनी है। अगर आपको गॉस थ्योरम याद हो तो गॉस थ्योरम के अंदर जब हम इंटीग्रेशन करते थे E डॉट ds, वहां पे आप अलोंग सरफेस करते थे। तो ये पॉइंट हमें काफी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, एंड दिस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर। ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो वहां पे ये वैलिड होता है, बट यूजफुल इन सर्टेन कंडीशंस। उन कंडीशंस के बारे में हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। पहले आप इस लॉ को समझिए। इस लॉ को और डिटेल में समझने के लिए लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास एक वायर है, और जितनी भी वायर्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो जनरली हम केस स्टडी करेंगे इनफाइनाइट वायर्स का। एक इनफाइनाइट वायर है, उस इनफाइनाइट वायर के अंदर करंट जा रहा है I सपोज अपवर्ड्स, और वहां से एक डिस्टेंस r पे आपका कोई पॉइंट P है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक तो आपके पास फॉर्मूला है बायोट-सैविट्स लॉ की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन a इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो अगर इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है पुत्र? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I बाय a, है ना। या फिर साइन फाई 1 90 साइन 90 1 करके कैलकुलेट करके आया था ना, इसको अनदर फॉर्म में लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाय a। ये समझ में आ गया पुत्र? ये दोनों फॉर्मूले हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से एक पॉइंट P के ऊपर जो कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पे था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, फॉर इनफाइनाइट वायर्स जिसमें फाई 1 और फाई 2 क्या होगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया पुत्र? लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना है एम्पेयर लूप के हिसाब से। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ में आपने क्या करना है, पॉइंट P पे एक एम्पेयर लूप ड्रॉ करना है। एम्पेयर लूप एक फिक्टिशियस लूप है, एक फिक्टिशियस एरिया ड्रॉ करना है, यानी कि एक ऐसा एरिया ड्रॉ कीजिए जो कि इस पॉइंट P को क्रॉस करता हुआ निकले, ऐसे। ठीक है जी। अब इसका अगर आप टॉप व्यू देखो ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से, तो आपको वो व्यू कुछ ऐसा नजर आएगा, यानी कि ये रहा पॉइंट P, ये रहा आपका करंट कैरिंग वायर, ठीक है, जिसमें करंट आ रहा है और डिस्टेंस है r, यानी कि रेडियस हो गया r इस एम्पेरियन लूप का। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र? तो एम्पेरियन लूप क्या है? एम्पेरियन लूप इज अ हाइपोथेटिकल लूप which may be in the form of circle, square या rectangle, but 2D में, 3D में नहीं लेना। ये 3D में लोगे तो एरिया आ जाएगा, और हमें क्या करना होता है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल के लिए मेरे को लाइन के अलॉन्ग ही जाना पड़ेगा, लेंथ के अलॉन्ग जाना पड़ेगा ना। तो लेंथ के अलॉन्ग जाने के लिए मैंने उसका 2D में एरिया ले लिया, लेंथ ले लिया, है ना। एक धागा है, धागे को मैंने ऐसे कवर कर लिया एक तरह से, और वो धागा जो है जब क्रॉस किया या ज्वाइन किया तो वो पॉइंट P से क्रॉस होना चाहिए। ये क्लियर हो गया बता? अच्छा जी। अब उसके बाद आपने जो करंट कैरिंग वायर है, सपोज करंट की डायरेक्शन अपवर्ड की जगह मैं यहां आउटवर्ड रख रहा हूं, तो करंट जो है वो आउटवर्ड है, करंट जो है वो आउटवर्ड है। तो इस केस में अगेन अब आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे पुत्र dl, छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे dl, पॉइंट P हटाइए 2 मिनट के लिए dl। अब इस लेंथ एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर राइट हैंड थंब रूल तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्स होगी, यानी कि मैं क्या ये कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी सर, B की डायरेक्शन इन्वर्स होगी।
ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ऐसे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, अलग अलग तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन पहले डॉट प्रोडक्ट और फिर लाइन इंटीग्रल, यानी कि B डॉट dl, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा आपको पता है, cos थीटा कितना होगा उत्तर, थीटा कितना होगा 0, क्योंकि dl की डायरेक्शन जो है वो हम इस केस में एम्पियर लूप में किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जनरली यहाँ पे सपोज लूप की डायरेक्शन आर्बिट्री अपनी मर्जी से इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, और जब करंट एक है तब तो कोई टेंशन होता ही नहीं। बाय द वे करंट वायर्स दो हो तब इशू होगा, तो वो थोड़ी देर में समझाते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि आपने यहाँ पे थीटा कितना लिया 0, तो cos 0 1, तो यानी कि B डॉट dl की वैल्यू आ जाएगी B dl, और B dl छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से आया। आपको पूरे के पूरे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ द एम्पीरियन लूप। तो यही कहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ वैक्यूम, the line integral of magnetic field in a vacuum is equal to mu naught times of the total current enclosed in that area। यहाँ पे टोटल करंट कितना है I, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं B डॉट dl is equal to mu naught into I, mu naught into I। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो जैसा आपको बताया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया पुत्र, B dl is equal to mu naught into I। I क्या है, इनक्लोज करंट, जो अंदर करंट है। इस केस में तो बाहर कोई करंट है ही नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब B कांस्टेंट है पुत्र हर पॉइंट्स पे, क्योंकि डिस्टेंस R सेम होगा, तो B कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालिए। dl की इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, इस एम्पेरियन लूप का सरकमफ्रेंस, यानी कि पूरी की पूरी लेंथ। तो क्या मैं उसको 2 पाई r लिख लूं पुत्र, सो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। तो क्या यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू R इंटू I। तो क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप कंपेयर कर पा रहे हो? ठीक है जी, अब यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R लिया हुआ है, सो यू कैन सी हम यही फॉर्मूला बायोट-सैवर्ट लॉ से भी निकाल रहे थे, और यही फॉर्मूला हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाला, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट अ पॉइंट which is at distance r is equal to mu naught time of the total current enclosed in that amperian loop। this is बायोट-सैवर्ट law। तो फर्दर अगर आप क्या सपोज करें पुत्र, अब दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर जो है, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। लेट्स सपोज एक दूसरे के आगे पीछे पड़ी है। ठीक है, ये वायर्स जो मैंने I1 और I2 जिनके थ्रू करंट निकाला है, और पॉइंट P जो है वो सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम दीज वायर्स। ठीक है, तो एक में करंट I1 ऊपर को जा रहा है, एक में नीचे को जा रहा है, यानी कि अगर मैं एम्पीरियल लूप ड्रॉ करता हूं तो वो एम्पीरियल लूप इस तरीके से दिखेगा। उस एम्पीरियल लूप के थ्रू करंट जा रहा है, एक वायर के थ्रू करंट I1, एक के थ्रू I2। सपोज यहां से करंट I1 आउटवर्ड है तो I2 इनवर्ड हो रहा है। अब नेट करंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि नेट I इनक्लोज लेना है पुत्र। तो अब डायरेक्शन अगर सेम होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, I1 प्लस I2 कर देते। ठीक है ना, चाहे आउटवर्ड है चाहे इनवर्ड है, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर नेगेटिव आएगा, तो आपने डायरेक्शन के हिसाब से सेट कर लेना है कि भैया आपने अगर इनवर्ड वाला लिया है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर नेगेटिव आया तो करंट आउटवर्ड होगा, जो आपने सपोज करना है। लेकिन अगर सेम होगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर ऑपोजिट नेचर के हो तो इस केस के अंदर जो आपने एम्पीरियल लूप लिया है, इस एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन आर्बिट्री, मतलब अपनी मर्जी से आप ड्रॉ कर लें, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहां पे लिया है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो एम्पीरियल लूप की एक डायरेक्शन ले ली आर्बिट्री, और उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, तो जिस डायरेक्शन में थंब आ रहा है तो उस डायरेक्शन वाले करंट को पॉजिटिव लिया और अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव ले लिया। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने I1 को पॉजिटिव लिया है पुत्र और I2 को नेगेटिव लिया है ना। तो नेट करंट कितना होगा यहाँ पे, सर नेट करंट कितना लिखेंगे हम, I इनक्लोज्ड, सो दैट शुड इक्वल टू से I1 माइनस I2, दोनों को ऐड करूंगा तो यही आएगा पुत्र। ठीक है, तो इस हिसाब से ऐसे केस के अंदर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो बन जाएगा B डॉट dl का
लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल नेट करंट, यानी कि I1 माइनस I2। अगर इस तरह का केस आएगा तो आपने सिंपल ऐसे सॉल्व करना है, बाकी सारे कंसेप्ट अभी सेम लगेंगे। तो पुत्र अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जहां पे ये लॉ बोले तो एम्पेयर सर्किट लॉ जो है वो मोर यूजफुल हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, दिस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट यूजफुल इन सर्टेन कंडीशंस, है ना। तो वो कंडीशंस जहां पे एम्पेयर सर्किट लॉ यूजफुल होगा, बुक्स में कभी कभी वैलिड भी लिखा हुआ है, तो वो क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू द लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी नॉन जीरो और कांस्टेंट आल्सो। यानी कि आपने ये लूप लिया, लेट्स सपोज, ठीक है, मतलब इस लूप का लेंथ एलिमेंट ये लिया हुआ है DL, ठीक है जी। तो आप अलोंग दिस डायरेक्शन एम्पेरियन लूप ले रहे हो, तो लेंथ एलिमेंट DL क्या होगा, बाहर। अब इसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड आल्सो बी टेंजेंशियल टू दिस लेंथ एलिमेंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे टेंजेंशियल सेम डायरेक्शन में रहे। ऐसे अगर आप कहीं पे भी लेंथ एलिमेंट लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल रहे, जैसा कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा भी। और मैग्नेटिक फील्ड हर एक लेंथ एलिमेंट पे या हर एक पॉइंट ऑन द एम्पीरियन लूप पे कांस्टेंट रहे और नॉन जीरो, तो वहां पे आपका ये लॉ ज्यादा वैलिड होगा या यूजफुल होगा। वैलिड वर्ड ना कहें, हम यूजफुल कहें, ठीक है। या सेकंड कंडीशन, और मैग्नेटिक फील्ड इफ नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट, यानी कि यहां पे अगर हम समझे तो अगर लेंथ ऑफ एलिमेंट आपने ये लिया है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो पुत्र मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, ठीक है ना। DL की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, यानी कि नॉर्मल हो, बोले तो 90 डिग्री में हो। क्यों सर? क्योंकि अगर ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा तो पहले यही देखिए क्या हो जाएगा पुत्र, BD.DL यानी कि BDL cos 90 पुत्र, cos 90 की वैल्यू 0, तो सर ये आंसर 0 आ जाएगा। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो एक तो ये कंडीशन होगी, हालांकि ये कंडीशन हमारे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल नहीं है, हाँ एम्पेयर सर्किट लॉ को यूज करने में हमारी हेल्प करती है। यहां पे क्या होगा, यहां देखिए B.DL शुड इक्वल टू नाउ BDL cos 0, cos 0। अब cos 0 1 तो यार BDL हो जाएगा और B कांस्टेंट तो बाहर। अब इजीली आप DL की इंटीग्रेशन कर सकोगे, जैसा केस आपने अभी देखा भी था। या फिर थर्ड केस हो कि मैग्नेटिक फील्ड खुद ही वैनिश हो जाए एट दैट एम्पीरियन लूप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी तो B.DL ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है जी। सो दे आर द 3 कंडीशंस, यानी कि या तो मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द लेंथ एलिमेंट हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू द लेंथ एलिमेंट हो और वो कांस्टेंट रहे और नॉन जीरो हो, तब आपका जो एम्पेयर सर्किट लॉ है ये ज्यादा यूजफुल होगा टू कैलकुलेट द वेरियस कैलकुलेशंस। तो पुत्र मैंने ये एक पॉइंट बताया कि अगर करंट्स एक से ज्यादा गिवन हो इन द एम्पीरियन लूप, तो जो नेट करंट लोगे तो वहां पे आपको उसकी डायरेक्शन के हिसाब से नेट करंट कैलकुलेट करने के लिए आप कहोगे I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3। तो वो केस मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर 2 करंट्स हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है I1 और I2, सपोज आउटवर्ड्स हैं, है ना, तो नेट करंट I1 प्लस I2 प्लस I2। बाय द वे एक करंट आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, तो उसके लिए आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है। एम्पीरियन लूप की कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन लेनी है और आर्बिट्री डायरेक्शन के हिसाब से अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है और जिस डायरेक्शन में थंब आएगा उस डायरेक्शन वाले करंट को पॉजिटिव ले लो, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लोगे। तो ये मैंने अभी बताया कि I1 मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया था, I2 नेगेटिव है, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा नेट करंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ, that is actually due to all the currents whether that current is inside or outside the loop। फॉर्मूले में सिर्फ करंट इनसाइड लेना है, फॉर्मूले में सिर्फ करंट इनसाइड लेना है, लेकिन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी चाहे वो लूप से अंदर हो। सपोज ये लूप है पुत्र, एक करंट I1 यहां है, एक करंट I2 यहां है, एक करंट I3 यहां है, तो अगर आप किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ,
तो वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 I2 I3 ऑल की वजह से। फॉर्मूले में सिर्फ इनक्लोज्ड यानी कि लूप के अंदर वाले करंट ही लेने हैं, मैं फिर कह रहा हूं फॉर्मूले में लूप के अंदर वाले करंट लेने हैं, बट एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी यही इस लॉ की जादूगिरी है कि जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो पाई गई है कि वो सारे करंट्स की वजह से है। तो उत्तर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ ड्यू टू अ करंट कैरिंग हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक इनफाइनाइट सिलेंडर है जिसके बीच का पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया, रेडियस r है और इसके अंदर करंट जा रहा है I, करंट जा रहा है I, लेट्स सपोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत किसी को? अब आपको पता है कि अगर कंडक्टर हॉलो है, किसी भी शेप में हो, कंडक्टर अगर हॉलो है तो करंट या चार्ज जो है वो आ जाएगा ऑन टू द सरफेस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस के थ्रू करंट पास होगा। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ यहां सरफेस से करंट पास हो रहा है, अंदर से नहीं। क्यों सर? अंदर हॉलो है। क्लियर हो गया? अब केस 1 लेते हैं। सपोज केस 1 व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड, पॉइंट P इज इनसाइड द सिलेंडर। तो पुत्र पॉइंट P रखा, एम्पीरियन लूप बनाया जिसका रेडियस स्मॉल r है। फॉर्मूला लगाओ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। और क्या इस सरफेस के अंदर से कोई करंट जा रहा है? नो सर, क्योंकि पूरे का पूरा करंट जो है वो कहां है? आउटसाइड द एम्पीरियन लूप या ऑन टू द सरफेस। तो यानी कि I इनक्लोज कितना है यहाँ पे पुत्र? 0। अगर I इनक्लोज 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी सर? 0। ठीक है, ये 0 dl डिवाइडेड करोगे तो वो भी 0, यानी कि B अकेला रह जाएगा। ठीक है जी। अब हम केस लेते हैं आउटसाइड का। केस 2 व्हेन P इज आउटसाइड द सिलेंडर एट डिस्टेंस से स्मॉल r। इस बार भी स्मॉल r ले लो और इस बार मैं पॉइंट P ये ले रहा हूं। ठीक है जी, इसको रब कर रहा हूं। तो इस बार आप क्या करेंगे? ये डिस्टेंस स्मॉल r लेंगे पुत्र और इसके हिसाब से एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। हो गया जी। अब क्या करेंगे? फिर फॉर्मूला लगाओ सर, B डॉट dl का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज्ड, टोटल करंट इनसाइड या इनक्लोज द सरफेस। B इस पॉइंट पे कैसा होगा देखें। अगर इस लूप के ऊपर करंट कैरिंग वायर, ये जो सिलेंडर है, इसकी वजह से आप सपोज करते हैं कि लेंथ एलिमेंट आपने ये लिया पुत्र, ये लेंथ एलिमेंट dl। ठीक है, करंट ऊपर को जा रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? अंदर को, इनवर्स, इस पॉइंट पे ऐसी। टेंजेंशियल वाला केस हो गया, यानी कि हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, इन दैट केस अब कॉस थीटा, थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री, कॉस 0 1। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें B dl। B कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो और dl की इंटीग्रेशन करो म्यू नॉट इनटू I। अब देखिए I इनक्लोज कुछ है, यस। अब सारा करंट इस एम्पीरियन लूप के अंदर ही है। ये एम्पीरियन लूप, ये देखिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो एम्पीरियन लूप है, सारा करंट अब इसके अंदर से ही जा रहा है। तो हम टोटल करंट I ले सकते हैं उत्तर, तो I लिख दो। ठीक है, अब dl की इंटीग्रेशन करनी है, तो dl की इंटीग्रेशन करनी है। dl कौन सा लेंथ एलिमेंट लिया या कहां लिया है? एम्पीरियन लूप पे। तो यानी कि एम्पीरियन लूप की dl की इंटीग्रेशन करोगे तो एम्पीरियन लूप का सरकमफ्रेंस आएगा और वो आएगा 2 पाई r। स्मॉल r या कैपिटल R? स्मॉल r, क्योंकि सर कैपिटल R तो रेडियस है सिलेंडर का, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। सो म्यू नॉट इंटू I पुत्र, तो B की वैल्यू क्या आ गई सर? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू पाई इंटू I बाय R। तो यही फॉर्मूला था आपके स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का भी। यानी कि क्या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं इस हॉलो सिलेंडर को, जब हमें मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड निकालनी है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ना, यानी कि हम क्या ये कह सकते हैं कि ऐसे केस के अंदर हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो टोटल करंट है वो कहां से ट्रेवल हो रहा है? थ्रू द एक्सिस। एक्चुअली नहीं हो रहा है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है मतलब, और यहां पे आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, क्योंकि करंट कांस्टेंट म्यू नॉट कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट है। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, अगर आपको
ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल आर, तो आप क्या करेंगे पुत्र, आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से सिलेंडर का। ये आपको पहले भी सिखाया हुआ है क्यों किस तरीके से बनाया जाता है। तो सपोज ये है सरफेस, तो ये रहा 0, तो यहां से यहां तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर आएगी पुत्र। तो 0 से सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। उसके बाद स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, सपोज ये, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी पर करंट की नहीं बढ़ेगी, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ मैक्सिमम कैसे आया, क्योंकि आर की वैल्यू भी आपने फिक्स कर दी, आई की वैल्यू भी फिक्स कर दी, क्योंकि सरफेस पे करंट भी कांस्टेंट हो गया है जो भी पास हो रहा है, और कैपिटल आर यानी कि रेडियस भी कांस्टेंट हो गया। अब जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो करंट तो उतना ही है, लेकिन आर बढ़ रहा है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो बी डिक्रीज होगा। सो दिस कुड बी द ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड आर, दैट इज द डिस्टेंस फॉर अ होलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट सिलेंडर। अब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द करंट कैरिंग सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। अगर सॉलिड है तो इसका मतलब अब करंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द सिलेंडर जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब अंदर से भी करंट जा रहा है, सरफेस से भी करंट जा रहा है, ठीक है, और करंट जो है वो पूरे के पूरे सिलेंडर के थ्रू पास हो रहा होगा। तो हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड करके कैलकुलेट करते हैं इस बारी अगेन एट अ पॉइंट P से विच इज आउटसाइड। फर्स्ट केस ये लेते हैं पुत्र, P आउटसाइड, तो फॉर्मूला B डॉट dl म्यू नॉट इनटू I एम्पीरियन लूप बनाया, सो उसका dl लिया 2 पाई r। तो फर्स्ट केस में तो नॉर्मल आ गया, यानी कि सर टोटल करंट क्योंकि चाहे सॉलिड है चाहे होलो है तो अंदर ही, इस एम्पीरियन लूप के अंदर ही है ना, तो एम्पीरियन लूप के अंदर है तो सर फॉर्मूला आउटसाइड का तो सेम आ गया। अब इनसाइड में समझते हैं, इनसाइड के अंदर अब उत्तर आपने सेकंड केस के अंदर पॉइंट P लिया इनसाइड द सिलेंडर। लेट सपोज वो ये रहा पॉइंट P, यहां से एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस है स्मॉल r सेंटर से, यहां पे एक लूप बनाया, एम्पीरियन लूप बनाया ब्लू पेन वाला। अब जो सिर्फ इस ब्लू पेन वाले लूप से, एरिया से करंट निकल रहा होगा, सिर्फ वही आई इनक्लोज लेना है, क्योंकि टोटल सिलेंडर के थ्रू भी अब करंट निकल रहा है, क्योंकि पूरे का पूरा सिलेंडर जो है वो कैसा है, वो सॉलिड है, ऐसे है, ठीक है पुत्र। लेकिन हमें सिर्फ करंट वो लेना है जो इतने से एरिया से जा रहा है, यानी कि जो रेड वाला मैंने बनाया हुआ है सिलेंडर, इस सिलेंडर के एरिया से निकल रहा है, यानी कि जो भी करंट इस वाले एरियाज में है ये, वो हमें नहीं लेना है। तो टोटल करंट कितना दिया हुआ है, लेट्स सपोज टोटल करंट सिलेंडर का दिया हुआ था I, ठीक है पुत्र। आपको निकालना है सिर्फ एम्पीरियन लूप छोटे से में। अब उसके लिए आप याद कीजिए अगेन, अगर आप याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे हम यूज करते थे, अगर एरिया वाइज कैलकुलेट करना हो इनसाइड चार्ज तो हम यूज करते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेंथ के हिसाब से लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सर यहां पे करंट के लिए भी एक कांस्टेंट टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल J विच इज कांस्टेंट फॉर एनी इक्विपमेंट। अपने अपने इक्विपमेंट की करंट डेंसिटी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो सर यहां पे अगर बड़े वाले सिलेंडर के हिसाब से करंट पर यूनिट लेंगे तो आप लोग करंट इंटू पाई आर स्क्वायर रेडियस कैपिटल, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है आई इनक्लोज्ड, और आई इनक्लोज्ड यानी कि आई इनसाइड जो है वो कैलकुलेट करना है ओनली फॉर अ लूप। तो लूप का एरिया कितना है उत्तर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो पर यूनिट एरिया आपके पास करंट डेंसिटी आई हुई है जो कांस्टेंट होगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इतने से एरिया के लिए कितनी आएगी सर, मल्टीप्लाई कर दो, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, बोले तो J इंटू एरिया, ठीक है उत्तर। ये आ जाएगा आपके पास करंट इनक्लोज्ड। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे B डॉट dl, एंगल और थीटा तो आपको वैसे ही आएंगे, तो B dl
इंटीग्रेशन साथ बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बी कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। डीएल की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा उत्तर 2 पाई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब जो जो टर्म कटती है काट दो, क्या कट रहा है देखिए, ये पाई से ये पाई कट गया, इस आर से ये आर कट गया, तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इधर नीचे इंटू आई इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट और कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर कांस्टेंट, सिर्फ स्मॉल आर की वैल्यू वेरी करेगी क्योंकि पॉइंट पी अलग अलग पॉइंट्स पे लिया जा सकता है। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया। अब अगर ऐसा हुआ है तो अगर आपको यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना हो हॉलो सिलेंडर के लिए बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आर, बी एंड आर, तब अगेन हॉलो सिलेंडर 2 मिनट के लिए, सॉरी सॉलिड सिलेंडर 2 मिनट के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है पुत्र। अब यहां पे ये वैल्यू जो है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है। अब यहां पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और आउटसाइड सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि फिर ये। तो यानी कि ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे फॉर सॉलिड करंट कैरिंग इनफाइनाइट सिलेंडर। समझ में आया? दिस इज अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ।